हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ DICS। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हुए बहुत सारे एस्पिरेंट्स के अंदर ये एक डिलेमा होता है कि सर हम कौन सी लैंग्वेज में तैयारी करें। गुजरात के एस्पिरेंट के अंदर खास करके ये बहुत ही बड़ा एक इशू है कि सर हम इंग्लिश में प्रिपेयर करें, हिंदी में प्रिपेयर करें या गुजराती में प्रेफर करें, किस लैंग्वेज में हमें हमारी मेंस देनी चाहिए, किस लैंग्वेज में हमें हमारा इंटरव्यू देना चाहिए। तो ये लैंग्वेज से रिलेटेड A to Z जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको आज हम इस वीडियो के अंदर डील करने वाले हैं। तो इसलिए हमारे वीडियो का आज का टॉपिक होगा कि आपके जो लैंग्वेज इश्यूज है, वेदर टू गो फॉर इंग्लिश और टू गो फॉर हिंदी एंड और गुजराती, तो इसको हम डील करेंगे। इसको डील करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लैंग्वेज का सिविल सर्विसेज के अंदर रोल क्या होता है। क्योंकि आपको जब भी लैंग्वेज को लेके कोई भी इश्यू क्रिएट होता है, आपके मन में कोई भी डाउट है कि किस लैंग्वेज के साथ जाना चाहिए, तो सबसे पहले तो ये जान लो कि लैंग्वेज का सिविल सर्विसेज में एक्चुअली रोल क्या है। अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें कि इसमें लैंग्वेज का क्या रोल होता है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल, इट इज वन ऑफ द एप्टीट्यूड्स विच इज रिक्वायर्ड इन सिविल सर्विसेज। जो सिविल सेवाएं है उसके अंदर एक ये ऐसा गुण है जो हर सिविल सर्वेंट के अंदर होना चाहिए कि ईच सिविल सर्वेंट मस्ट बी गुड इन इट्स कम्युनिकेशन स्किल, कि हर सिविल सर्वेंट के पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। अब कम्युनिकेशन स्किल की क्यों ज़रूरत है हमें, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो देखिए, एक सिविल सर्वेंट को हमें पता है कि उसकी डे टू डे लाइफ के अंदर उसको लोगों के साथ डील करना होता है। he or she has to interact with the people either directly or indirectly, लेकिन लोगों के साथ इंटरेक्ट को करना ही होता है। जैसे ही आपकी एग्जाम क्लियर होगी तो आप ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे। अब जैसे ही आप ट्रेनिंग सेंटर में गए, आपको पता चला कि कुछ लोग गुजरात के हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र के हैं, कुछ राजस्थान के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तमिलनाडु के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं। अब पहला आपका इंटरेक्शन यहीं से शुरू हो जाएगा। वहां पे आप ही के जैसे फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। फिर जब आपकी इनिशियल पोस्टिंग्स होगी, आप IAS है, IPS है, किसी भी सर्विस में है, आपको लोगों के साथ डील तो करना ही है। अब जब आप लोगों के साथ डील कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और कम्युनिकेशन दो टाइप का है, वन इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, वन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हम घर पे हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे दोस्तों के साथ जिस लैंग्वेज में बात करते हैं वो क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। जबकि वहां पे जब हम एज अ सिविल सर्वेंट लोगों के साथ या हमारे कलीग के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दैट मस्ट बी अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला रोल तो यह है कि आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, और वो भी किस प्रकार के कम्युनिकेशन में, फॉर्मल कम्युनिकेशन में। तो उसके लिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। सेकंड, कि जब आप कोई पॉलिसी बनाएंगे, क्योंकि इनिशियली तो आप कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे, कि लेटर ऑन जब आप सेक्रेटरीट लेवल पे चले गए, और उसमें भी खास करके जब आप IAS की सर्विस में है तब, तो आगे जाके आपको एक काम और सौंपा जा सकता है, दैट इज पॉलिसी मेकिंग फॉर दिस कंट्री। जब आप पॉलिसी बनाते हैं तो उसके अंदर भी जो आप लैंग्वेज यूज करेंगे, तो वो लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, जिसमें दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली, कि इट मस्ट बी इजिली अंडरस्टूड बाय द पीपल। वो लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को या उस पॉलिसी को, जो उस पॉलिसी के बेनिफिशियरी है, उनको उस पॉलिसी के बारे में इजीली समझ में आए कि ये पॉलिसी क्या कहना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, कि गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो एज ए बेनिफिशियरी जब हम पढ़ते हैं, तो वो स्कीम हमें इजीली समझ में कब आएगी, जब वो पॉलिसी हमारी लैंग्वेज में अवेलेबल होगी, और वो भी इस प्रकार से समझाएंगे कि हमको इजीली समझ में आ जाए। तो इजीली लोगों को समझ में आनी चाहिए आपकी पॉलिसी। और दूसरी चीज, कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, एज अ पॉलिसी मेकर, योर टास्क इज टू मेक द पॉलिसी। आप सिर्फ पॉलिसी बनाएंगे, आप लोगों के लिए नीति बनाएंगे, स्कीम बनाएंगे, आपको उसको इंप्लीमेंट नहीं करना है। इंप्लीमेंट कौन करता है, लोअर लेवल की जो हायरार्की है उनके द्वारा इंप्लीमेंट होता है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि जो लोअर लेवल की हायरार्की है उस पॉलिसी को पढ़ के इजीली इंप्लीमेंट कर सके, ये भी हमारा पर्पस होना चाहिए, ये भी हमारी लैंग्वेज का एक हिस्सा होना चाहिए कि इजीली उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। कई बार हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस या कानून के कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जो उतने डिटेल्ड और उतने कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखे होते हैं कि वकील और इवन जिन लोगों को कानून इंप्लीमेंट करना है उन लोगों को इजीली समझ में नहीं आता, और इसीलिए लीगल डिस्प्यूट्स बढ़ जाते हैं।
सो पर्पस क्या है हमारा कि भी ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए लोगों को इजीली समझ में आए, और जिनको इंप्लीमेंट करनी है वो पॉलिसी वो भी इजीली समझ में आए। और तीसरा कम्युनिकेशन स्किल के अंदर जो चीज आती है कि एट एवरी पॉइंट ऑफ योर सर्विस यू हैव टू रिपोर्ट टू योर सीनियर्स। चाहे आप एसडीएम है, चाहे आप डीएम है, कुछ भी है, आपको हर टाइम पे अपने सीनियर्स को आप जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में रिपोर्ट करना होगा। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम हमारे सीनियर्स को उस लैंग्वेज में समझाएंगे जिस लैंग्वेज में हमने उस इंफॉर्मेशन को परसीव किया है, या उस इंफॉर्मेशन को हमने जिस लैंग्वेज में समझा है उसी लेवल पे उसी लैंग्वेज में हम हमारे सीनियर्स को समझा पाए। अब यहाँ पे आप एक और चीज गौर करिए कि आपके सीनियर की लैंग्वेज कोई और हो सकती है, आपकी लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में आप लोगों के साथ डील कर रहे हैं वो लैंग्वेज भी कुछ और हो सकती है। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सपोज यू आर पोस्टेड इन गुजरात, तो आप लोगों के साथ जिस लैंग्वेज में इंटरेक्ट करेंगे वो कौन सी लैंग्वेज होगी? गुजराती। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कि आपके सीनियर जो है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही समझते हैं, इट मे बी पॉसिबल कि वो गुजराती समझते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करो, ये भी हो सकता है। उल्टा सिनारियो भी हो सकता है कि आप किसी और स्टेट में है जहां पे लोगों के साथ आप हिंदी में इंटरेक्ट करते हैं लेकिन आपके सीनियर चाहते हैं कि आप उनके साथ इंग्लिश में इंटरेक्ट करो। यह भी हो सकता है कि आप अपने स्टाफ के साथ इंग्लिश में इंटरेक्ट करते हैं, आपके सीनियर चाहते हैं कि आप उनके साथ हिंदी में इंटरेक्ट करो। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, जहां पे कहीं पे ये फिक्स्ड लिखा हुआ नहीं है कि इस देश के लोग जो है वो इस रीजन में यही लैंग्वेज बोलेंगे। तो सीधी बात है, यहां से हमें ये पता चल गया कि लैंग्वेज का रोल क्या है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है, और उसके अंदर कोई भी लैंग्वेज आ सकती है। इट कैन बी इंग्लिश, इट कैन बी हिंदी, इट कैन बी गुजराती, इट कैन बी एनी अदर लैंग्वेज। तो पहली चीज आपके मन में क्लियर होनी चाहिए कि सिविल सर्विसेज में आपको हर लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और भले ही हर लैंग्वेज के बारे में आपको नॉलेज ना हो लेकिन इंग्लिश, हिंदी एंड आपकी जो मदर टंग है उसके बारे में बेसिक नॉलेज तो चाहिए ही। दूसरी चीज, इन तीनों के अलावा कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये दो चीजें अगर आपके अंदर है तब जाके आप सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हो पाएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे। तो ये पहली चीज है कि लैंग्वेज का सिविल सर्विसेज में रोल क्या है। अब दूसरा कंफ्यूजन जो है उसके ऊपर जाते हैं कि ये जो एग्जाम है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, क्योंकि सिविल सर्विस में तो तब जाएंगे जब एग्जाम क्लियर करेंगे, सीधी बात है। तो एग्जाम के अंदर लैंग्वेज का रोल क्या है? तो एग्जाम के अंदर लैंग्वेज के दो रोल है। पहला, वन टू परसीव द इंफॉर्मेशन। अभी हम देखेंगे कि परसीविंग द इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। और दूसरा रोल है कि उस इंफॉर्मेशन को आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे या आपको ये कंफ्यूजन है कि एग्जाम के अंदर लैंग्वेज का रोल क्या है, दो रोल है, इंफॉर्मेशन को परसीव करने के लिए और इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। या हम यूं कह सकते हैं कि परसीव दैट इज इनपुट ऑफ द इंफॉर्मेशन when you are gathering the information and processing it into your mind, and expressing का मतलब यह है कि ये आउटपुट की बात हो रही है कि when the information is stored in your mind and you are writing it down or you are speaking it out। तो अगर कोई पूछे कि लैंग्वेज का रोल क्या है एग्जाम में, तो दो रोल है, परसीविंग एंड एक्सप्रेसिंग। अब इसमें थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि जब हम बात करते हैं टू परसीव द इंफॉर्मेशन, इसके अंदर कौन सी चीजें आती है? तो इसमें दो चीजें आती। पहला कि जब आप कोई इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहीं से परसिवियरेंस जो आपका स्टार्ट हो जाएगा, वहीं से आपकी परसिविंग की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब आप जब भी कोई चीज पढ़ते हैं तो उसकी कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है। इट कैन बी इंग्लिश, इट कैन बी हिंदी, इट कैन बी गुजराती, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। यू आर रीडिंग समथिंग इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। अब आप क्या पढ़ रहे हैं वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि यू आर रीडिंग अ बुक, आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप कौन सी दो चीजों के आधार पर वो चीज पढ़ेंगे? पहला कि आपके पास उसकी अवेलेबिलिटी कैसी है, अवेलेबिलिटी, विच बुक्स आर अवेलेबल, क्या वो इंग्लिश में अवेलेबल है, क्या वो हिंदी में अवेलेबल है, क्या वो गुजराती में अवेलेबल है। अब यहीं से मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझाने की शुरुआत करता हूं कि आपको पता होगा कि इस दुनिया के अंदर जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं,
जो कि हमारे यूपीएससी के जनरल स्टडीज के भी सब्जेक्ट्स हैं, लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, कोई भी सब्जेक्ट हो, इस दुनिया में उसके ऊपर मेजोरिटी रिसर्च इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये भी है कि जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसके मैक्सिमम रिसोर्सेस कौन सी लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे? इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे। फिर उसकी इंडियन यूटिलिटी क्या है, उन सब्जेक्ट्स की इंडिया में यूटिलिटी क्या है, उसके आधार पर उन सभी सब्जेक्ट्स में उसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ। सो अगर मैं ये कहूं कि इंग्लिश के बाद सेकेंड रैंक पे कौन सी मटेरियल अवेलेबिलिटी आपको मिलेगी, तो वो है हिंदी लैंग्वेज। अब ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि गुजरात से कितने लोग सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके आधार पर कोई भी मटेरियल गुजराती में रेडी होगा। तो थर्ड रैंक पे आएगा गुजराती, अगर आपकी कोई गुजराती रीजनल लैंग्वेज को आप प्रेफर कर रहे हैं तो पहली चीज है अवेलेबिलिटी, कि आप जो मटेरियल पढ़ रहे हैं वो किस पे डिपेंड करेगा कि वो मटेरियल कौन सी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो फॉर एग्जांपल कि आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं और आपने देखा कि पॉलिटी के लिए मेरे पास तीनों लैंग्वेज में कोई मटेरियल अवेलेबल है। अभी भी मैं कह रहा हूं कि अभी तक आपने लैंग्वेज चूज नहीं की है, अभी जस्ट आपने प्राइमा फेसी ये देखा है कि मुझे ये वाली किताब पढ़नी है या ये वाली लैंग्वेज में ये किताब पढ़नी है। अब उसमें भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू रीड पॉलिटी इन इंग्लिश, तो उसमें भी आपके पास ढेर सारे ऑप्शन है कि ये एक दो किताब है, इसमें से कौन सी पढ़े। तो दूसरा डिसीजन आप किस आधार पर लेंगे कि डिफिकल्टी क्या है लैंग्वेज की। जो किताब सबसे इजी लैंग्वेज में अवेलेबल है वो किताब हम पढ़ते हैं। सो टू परसीव द इंफॉर्मेशन का पहला स्टेज क्या है? रीडिंग द बुक। और जब हम पढ़ेंगे तो दो चीजों के आधार पर पढ़ेंगे, पहला कि कौन सी भाषा में वो किताब अवेलेबल है और कौन सी भाषा में कौन सी किताब सबसे लेस डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट सारी किताबें हैं, सबसे लीस्ट डिफिकल्ट किताब कौन सी है। तो हमने पढ़ना शुरू कर दिया। अब जब हम कोई इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, सो बैक ऑफ द माइंड उसको समझने की प्रोसेस चल रही है। सो दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ परसीविंग एन इंफॉर्मेशन विच इज कॉल्ड एज अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन। अब यहां पे फॉर एग्जाम्पल कि आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और बैक ऑफ द माइंड जिस लैंग्वेज में वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है अगर वो भी इंग्लिश है, तो ये सबसे बेस्ट सिनारियो है। आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, हिंदी में ही बैक ऑफ द माइंड प्रोसेस चल रही है। आप गुजराती में पढ़ रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड गुजराती में प्रोसेस चल रही है। तो अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन उसकी भी एक लैंग्वेज है, वो सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं लेकिन प्रोसेस चल रही है गुजराती में, कोई इश्यू नहीं है। आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, प्रोसेस चल रही है हिंदी में, कोई इश्यू नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, प्रोसेस चल रही है गुजराती में, ये भी हो सकता है। गुजराती मीडियम के मैक्सिमम एस्पिरेंट्स के अंदर यही इश्यू है कि सर हम हिंदी में पढ़ते हैं और समझते हैं गुजराती में, कोई इश्यू नहीं है। लेट इट बी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो आप जिस लैंग्वेज में कोई चीज पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोई लैंग्वेज है, अब आप किस लैंग्वेज में समझ रहे हैं वो कौन सी चीज पे डिपेंड करता है? वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। पहला कि आप कौन सी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। आप डे टू डे लाइफ में अगर किसी के साथ गुजराती में ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं तो आप गुजराती में समझेंगे, ऐसे चांसेस ज्यादा है। आप अपने डे टू डे लाइफ में लोगों के साथ हिंदी में ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट और आप इंग्लिश मीडियम कॉलेज में पढ़ते हैं, और इंग्लिश मीडियम कॉलेज में जब आप लेक्चर अटेंड करते हैं तो वहाँ पे प्रोफेसर जो आपको इंग्लिश या हिंदी में समझाते हैं। जब आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं तो वहाँ पे भी आप हिंदी में ज़्यादा बात करते हैं, पॉसिबिलिटी है। और मान लो कि दिन का 60-70% हिस्सा आपका हिंदी में कम्युनिकेट करने में जाता है, तो चांसेस है कि जो इन्फॉर्मेशन आप पढ़ रहे हैं वो किसी भी लैंग्वेज में हो, लेकिन आप उसको समझेंगे बैक ऑफ द माइंड हिंदी लैंग्वेज में। ठीक उसी तरीके से अगर आपको इंग्लिश पढ़ने का शौक बहुत ज्यादा है और आप यूपीएससी के अलावा भी बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो चांसेस है कि आप उसको इंग्लिश में समझेंगे। तो ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों के साथ किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या कहता है, आपने प्रीवियसली वो सब्जेक्ट जब भी पढ़ा, चाहे स्कूल में पढ़ा हो, कॉलेज में पढ़ा हो, तब कौन सी लैंग्वेज में पढ़ा, और तीसरा कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड किस लैंग्वेज का है, आप गुजराती मीडियम से पढ़े, आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े, हिंदी मीडियम से पढ़े। ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है कि आपकी मेंटल प्रोसेस किस लैंग्वेज में जाएगी। सबसे बेस्ट सिनारियो ये है कि ये दोनों लैंग्वेज एक दूसरे के साथ 100% मैच करती है।
बेस्ट सिनारियो ये है, आप गुजराती में पढ़ रहे हैं, गुजराती में समझ में आ रहा है, हिंदी में पढ़ रहे हैं, हिंदी में समझ में आ रहा है, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में समझ में आ रहा है। सो परसीविंग द इंफॉर्मेशन में आप ये समझ गए कि हमें दो चीजों पे ध्यान देना है, एक रीडिंग, हम कौन सी भाषा में पढ़ रहे हैं, और दूसरा कि उसको हम कौन सी भाषा में समझ रहे हैं, हमारी इनर मेंटल प्रोसेस कौन सी लैंग्वेज में चल रही है। दिस इज द ओनली सिनारियो। अभी तक हम उस चॉइस पे नहीं गए हैं कि हमें कौन सी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना चाहिए। सेकेंड स्टेज, एक्सप्रेसिंग द इंफॉर्मेशन। अब अभी तक हमने जो इंफॉर्मेशन गैदर की है वो यहाँ पे हमारे माइंड में है, उसको अभी तक हमने एक्सप्रेस नहीं किया। और सीधी बात है कि यूपीएससी आपका कोई ऐसा टेस्ट तो नहीं ले रहा है कि आपके यहाँ पे कुछ मशीन वगैरह फिट करके सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली और उसी के आधार पर आपको मार्क्स दे दिए, नहीं। यूपीएससी हमारा टेस्ट लेता है बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। और एक्सप्रेशन दो टाइप के हैं, रिटन एक्सप्रेशन, ओरल एक्सप्रेशन। जब हम रिटन एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे दो स्कोप है, पहला कि आप जिस लैंग्वेज में अपनी नोट्स बनाते हैं, और दूसरा कि आप जिस लैंग्वेज में अपने मेंस के आंसर्स लिखते हैं। ये दोनों फॉर्म है रिटन एक्सप्रेशन के। ओरल एक्सप्रेशन का फॉर्म क्या है यूपीएससी एग्जाम में, कि आप किस लैंग्वेज में अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। तो जब मैं रिटन एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं तो वहां पे तीन चीजों पे डिपेंड करता है कि आपका रिटन एक्सप्रेशन किस लेवल का है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बेस्ट है, किस लेवल का है। तो ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपने इंफॉर्मेशन को किस लैंग्वेज में परसीव किया है। आगे हमने देखा था कि हमारा परसीव करने का तरीका जो है दोनों जगह पे अगर सेम है तो इस इंसान की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी वो अच्छे से लिख भी पाएगा। दूसरी चीज, यहां पे क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज ज्यादा मैटर करती है। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट को ये इश्यू होता है कि सर हम समझ तो पा रहे हैं लेकिन उसको एग्जैक्टली किस लैंग्वेज में लिखे या किस तरीके से लिखे वो क्लियर नहीं है। बस उसी को कहते हैं क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज। और तीसरी जो चीज चेक होती है वो है ग्रामर। और ग्रामर से यहां पे मेरा बिल्कुल मतलब ये नहीं कि टिपिकल ग्रामर जो आप स्कूल में पढ़ के आए। ग्रामर के अंदर यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाएगी, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ग्रामेटिकल एरर्स है, सेंटेंस फॉर्मेशन है, ये सारी चीजें यहाँ पे चेक होती है। तो जब हम रिटर्न एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर तीन चीजें चेक होती है। पहला कि आपने इंफॉर्मेशन को किस तरीके से परसीव किया है, दूसरा कि आपकी लैंग्वेज में क्लैरिटी कितनी है, और तीसरा कि ग्रामर कैसा है। ये तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स है रिटर्न एक्सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की। अगर हम ओरल एक्सप्रेशन की बात करें तो उसकी तीन रिक्वायरमेंट है। पहला कि आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इंटरव्यू के जैसे अगर हम मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको नहीं पता कि ये आंसर लिखने के लिए आपने कितना टाइम लिया है। बट जब हम इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यूअर ने आपको कोई क्वेश्चन पूछा है तो वहां पे तो आपके थॉट्स दिमाग में जो चल रहे हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए लिमिटेड टाइम है आपके पास, ज्यादा टाइम तो नहीं ले सकते वहां पे। तो ओरल एक्सप्रेशन में एक नई चीज आ जाती है कि आपके थॉट्स को आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं। दूसरा, आपके थॉट्स को आप क्लियरली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। तो कई बार ये होता है कि एक ही सेंटेंस हम एक्सप्रेस करते वक्त बार बार रिपीट करते हैं, या हम फाइनली किसी कंक्लूजन पे नहीं आ पाते जब कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो इंटरव्यूज के अंदर आपने जनरली ये सारी मिस्टेक्स देखी होगी कि बार बार एक ही चीज को रिपीट करना, क्वेश्चन कुछ पूछा है, हम आंसर में कुछ और बता रहे हैं। ये सारी चीजें क्या दिखाती है कि थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है। और तीसरी चीज ये है कि आपकी जो लैंग्वेज है, जो ओरल कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, उसमें एक फ्लो मेंटेन होना चाहिए। और फ्लो से यहां पे बिल्कुल मतलब ये है कि ये नहीं है कि आप एकदम फास्ट में कोई भी चीज बोले। फास्ट, जैसे कई बार ये एक परसेप्शन देखने को मिलता है कि जो लोग फास्ट इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाते हैं उनके समाज के अंदर उनको लेके एक बहुत ही बड़ा इमेज क्रिएट हो जाती है कि वाह क्या बात है, इनसे बड़ा स्कॉलर तो हमने देखा ही नहीं, इतना फास्ट इंग्लिश बोलता है। तो यहाँ पे बिल्कुल मैंने पहले ही आपको कह दिया कि सिविल सर्विसेज के अंदर लैंग्वेज का रोल क्या है। उनको कोई किताब का ऑथर नहीं चाहिए, उनको कोई कवि नहीं चाहिए, उनको कोई पोएट नहीं चाहिए जो अच्छे से कविता लिख पाए, स्टोरी लिख पाए या न्यूज़पेपर आर्टिकल लिख पाए। उनको सिर्फ एक अच्छा सिविल सर्वेंट चाहिए जो अच्छे से पॉलिसी बना सके, अच्छे से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके, अच्छे से अपने सीनियर्स को रिपोर्ट कर सके। दैट्स इट। तो जब मैं बात करूं कि एक्सप्रेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इट कंटेन्स टू पार्ट्स, कि आप उसका रिटर्न एक्सप्रेशन अच्छे से कर पाए और आप उसको ओरली अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। जब हम रिटर्न एक्सप्रेशन की बात करें तो तीन चीजें आएगी कि आप उसको अच्छे से जो समझे हैं वही लिख पा रहे हैं कि नहीं,
दूसरा कि उसको क्लियरली लिख पा रहे हैं कि नहीं, और तीसरा कि उसमें ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए। और जब हम ओरल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें भी 3 चीजें आएगी कि अपने थॉट्स को आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, आपकी लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए और लैंग्वेज में एक फ्लो होना चाहिए। नाउ माय क्वेश्चन इज, जैसा कि हमने देखा कि यूपीएससी सीएससी में लैंग्वेज के 2 रोल है, एक तो इंफॉर्मेशन को हमें परसीव करना है, एक एक्सप्रेस करना है। अब सवाल यह है कि दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? इंफॉर्मेशन को परसीव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एक्सप्रेस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वीडियो को पॉज करके अगर आप 5 सेकंड भी सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। एक्सप्रेसिंग द इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि यूपीएससी आपको यहां पे मशीन लगा के सारी इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करना चाहता। यूपीएससी आपकी इंफॉर्मेशन को चेक करेगा 2 माध्यम से, आपकी मेंस एग्जामिनेशन से और आपके इंटरव्यू के आधार पर। विच मीन्स आप लैंग्वेज को परसीव कर पा रहे हैं कि नहीं, उससे भी ज्यादा मैटर करता है कि आप लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं। मैं अगेन रिपीट करूंगा कि आप लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं कि नहीं, उससे भी ज्यादा मैटर करता है कि आप उस लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं। और जब हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जब हमें पता चल गया कि एक्सप्रेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन, अब हमें एक चॉइस पे आना है कि अब हम कौन सी लैंग्वेज को चूज करें। तो आपको समझ में आ गया कि ऐसी लैंग्वेज चूज करनी चाहिए कि जिसमें भले ही आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती या समझ में कम आती है, लेकिन आप उस लैंग्वेज में अपनी इंफॉर्मेशन को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो कैसे चॉइस बनाए, उसके कुछ रूल्स है। पहला कि एक तो जल्दबाजी नहीं करनी है, डू नॉट हरी। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना कि आपने जस्ट अभी डिसीजन लिया है कि मुझे प्रिपरेशन शुरू करनी है और अभी आप डिसीजन ले ले कि मैं इस लैंग्वेज में प्रिपरेशन करूंगी या करूंगा, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे पहले जितने भी सब्जेक्ट है वो आपके सामने उसका एक बार फर्स्ट रीडिंग जो है वो शुरू हो जाना चाहिए। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, सबसे पहले तो उसको पढ़ो, जो भी अवेलेबल है आपके सामने मटेरियल उसको पढ़ना शुरू करो। दूसरा चीज जो मैंने आपको कहा कि जिसमें आपको इंफॉर्मेशन को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। लेकिन जब आप कोई चॉइस बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि इसके आधार पर आपने कहा कि सर मैं इंग्लिश में अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊंगा या हिंदी में या गुजराती में, चाहे जो भी ऑप्शन हो आपका, उसमें भी मुझे पता है कि आप 100% श्योर नहीं है कि मुझे इसी लैंग्वेज के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई डिसीजन लेंगे तो स्टिल यू विल फेस सर्टेन डिफिकल्टीज। वो कौन सी डिफिकल्टी है? 2 टाइप की डिफिकल्टी है, एक लैंग्वेज रिलेटेड डिफिकल्टी है, एक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड डिफिकल्टी है। जब आप लैंग्वेज चूज करेंगे, कोई भी लैंग्वेज आपने चूज की, तो स्टिल यू विल फेस 2 टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज। पहला कि क्या या तो वो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही, दूसरा कि लैंग्वेज समझ में आ रही है लेकिन उसके वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं। अब इसको कैसे डील करें, उसके बारे में, इसके इंडिकेटर्स क्या है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रॉब्लम कौन सा है? पहला कि जिनका लैंग्वेज का प्रॉब्लम है वो ये 3 टाइप की प्रॉब्लम फेस करते होंगे। पहला कि उनको सेंटेंस फॉर्मेशन में इश्यू आता है। सेंटेंस फॉर्मेशन मतलब कि आपको कोई चीज लिखने के लिए बोली गई है, अब आप उसके ऊपर सेंटेंस बना नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली यहां पे लिखे क्या। तो अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में इश्यू आ रहा है, दूसरा कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको एग्जैक्टली समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो दिमाग में प्रोसेस ही नहीं हो रहा है, और तीसरा कि जब आपने वो चैप्टर पढ़ लिया, मान लो पूरा पेज पढ़ लिया, उसके बाद आपको किसी ने पूछा कि ये चैप्टर क्या कहना चाहता है, और अभी भी आपके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है, आपने कहा कि कुछ पता ही नहीं चल रहा कि ये चैप्टर क्या कहना चाहता है। अगर इस प्रकार के इश्यूज आप फेस करते हैं, दैट मीन्स यू आर फेसिंग द इश्यू ऑफ लैंग्वेज, कि आपने जो चॉइस बनाई है लैंग्वेज की वो चॉइस सही नहीं है। दूसरा इश्यू हो सकता है टर्मिनोलॉजी का। टर्मिनोलॉजी का मतलब यह है कि जो सेंटेंस आपने पढ़ा वो तो क्लियरली समझ में आ गया, या हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंस 50, 60, 70% आपको समझ में आ गया, लेकिन उस सेंटेंस के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, वो वर्ड्स अगर आपको सिर्फ अपनी लैंग्वेज में पता चल जाए
तो वो 100% सेंटेंस समझ में आ जाएगा। तो यहां पे आप अपने आप को एक्सप्रेस तो अच्छे से कर पा रहे हो, यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर इंफॉर्मेशन, बट ओनली विथ लिमिटेड वर्ड्स। हाँ, एक बार अगर आपको नए वर्ड्स सीख लिया आपने, तो एक्सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का लेवल और भी सुधर जाएगा, ऐसे चांसेस है यहां पे। तो अगर आपको ये दोनों चीजें इंडिकेट हो रही है आपकी प्रिपरेशन में, दैट मीन्स कि आपको लैंग्वेज का कोई इश्यू नहीं है, आपको टर्मिनोलॉजी का इश्यू है। तो लैंग्वेज का इश्यू किसे है? जो सेंटेंस नहीं बना सकते, जो इंफॉर्मेशन को समझ नहीं सकते, और पढ़ने के बाद भी क्लैरिटी नहीं है। और टर्मिनोलॉजी का इश्यू किन लोगों को है? कि जो सेंटेंस बना पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, लेकिन वर्ड्स कुछ ऐसे हैं कि जो उनकी इंफॉर्मेशन में नहीं है। अब ये दोनों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या है? सबसे पहले लैंग्वेज की बात करते हैं। अगर मैं कहूं कि लैंग्वेज का जो इश्यू है उसका सॉल्यूशन क्या है, तो पहला सॉल्यूशन मेरे हिसाब से यह है कि आपको सही चॉइस आपने नहीं बनाई है। हो सके तो आप अपनी चॉइस को फिर से एक बार इन्वेस्टिगेट करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, और फिर उसके बाद सही चॉइस पे आओ। हो सकता है कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर ली थी, लेकिन सेंटेंस ही नहीं बना पा रहे, बहुत कोशिश की उसके बावजूद नहीं हो रहा, बहुत कोशिश के बावजूद वो पूरा पेज जो आपने पढ़ा वो समझ में नहीं आ रहा, उसको अच्छे से लिख नहीं पा रहे। तो हो सकता है कि अगर पॉसिबल है तो आप अपना लैंग्वेज चेंज कर लो। आपको अगर लगे कि सर मेरा लैंग्वेज तो मैं इंग्लिश ही रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बस उसमें मुझे कैसे भी करके इम्प्रोवाइज करना है, क्योंकि और बाकी की लैंग्वेजेस जो है वो तो बिल्कुल मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि जिस लैंग्वेज को आपने चूज किया है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। सो यू हैव टू स्टार्ट बाय स्टडिंग द ग्रामर फर्स्ट। उस लैंग्वेज का पहले ग्रामर जो है वो फिर से एक बार रिफाइन करो, फिर उसके बाद हो सके उतना पढ़ो उसको। इसको सबकॉन्शियस लर्निंग कहते हैं। सबकॉन्शियस लर्निंग मतलब बार बार कोई लैंग्वेज में आप पढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लैंग्वेज जो है वो इंप्रोवाइज होगी, और पढ़ने के साथ साथ उसको लिखना भी पड़ेगा। तो सिंपल दो ही रास्ते हैं, या तो लैंग्वेज चेंज कर दो या तो उस लैंग्वेज को सीख लो, और उसके लिए आपको मिनिमम 6 महीने का टाइम लगेगा। जो लोग टर्मिनोलॉजी का इश्यू फेस कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? तो उनको वेट करना चाहिए कि जब तक आपका फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट नहीं हो जाता। क्योंकि टर्मिनोलॉजी का इश्यू क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि अभी तक आपने पॉलिटी नहीं पढ़ा, तो आपको बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो नहीं पता होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आप अभी तक गुजराती मीडियम से पढ़े हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को गुजराती में बंधारण कहते हैं। तो बचपन से आज तक आप बंधारण पढ़ के बड़े हुए, और अचानक से कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आ गया आपके सामने, आप समझ नहीं पा रहे कि ये क्या है। लेकिन एक बार ट्रांसलेट करके देख लिया कि अच्छा इसका मतलब बंधारण होता है, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दूसरी चीज क्या है कि मैक्सिमम यूज ऑफ ट्रांसलेटर इन दी फर्स्ट टाइम। जब तक आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पहली बार, तो मैक्सिमम आपको ट्रांसलेटर का यूज करके वो जो भी वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, उसके बाजू में आपकी लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन लिख लो। एक बार जब आप सारे वर्ड से गो थ्रू कर लेंगे हर सब्जेक्ट के, उसके बाद आपको टर्मिनोलॉजी का कोई इश्यू नहीं होगा। देन यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन इन द लैंग्वेज इन विच इट इज रिटन इन द बुक इटसेल्फ। तीसरा आपको क्या करना है कि उन टर्म्स के ऊपर आपका अच्छा होल्ड आ जाना चाहिए। गुड होल्ड का मतलब यह है कि बार बार आपने उसको रिवाइज किया हुआ है और उसके ऊपर अच्छे से आपने आंसर्स भी लिखे हुए हैं। तो ये तीन चीजें आपको, जो लोग टर्मिनोलॉजी का इश्यू फेस कर रहे हैं उनको ये तीन चीजें करनी होगी। बाकी आपकी लैंग्वेज बिल्कुल सही है, उसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो आई होप मैंने आपके क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। इसके बावजूद अगर आपको लैंग्वेज को लेके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम इसके ऊपर फिर से कोई अलग वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।